Hello students, welcome to my channel Tech Science. My name is Azishan. आज फिजिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर 7 में एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन को डियर स्टूडेंट्स हम स्टडी करते हैं। देखिए हमारे पास एक स्प्रिंग सिस्टम है, उसमें स्प्रिंग इनिशियली रेस्ट की पोजीशन में है, तो उसके ऊपर जो लगने वाली फोर्स है डियर स्टूडेंट्स वो जीरो के इक्वल है। जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हो, ठीक है, और उसको लेके जाते हो आप मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो उसके अंदर जो होने वाला एम्पलीट्यूड है वो क्या है, एक्स नॉट। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगी वो किस चीज़ के इक्वल हो जाएगी, के एक्स नॉट के इक्वल हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट जो इनिशियल फोर्स थी वो जीरो थी, और जो उसके बाद की फोर्स थी वो क्या थी, हमारे पास एक्स नॉट थी। तो हमने दोनों फोर्सेस का एवरेज फाइंड करना है। देन एवरेज ऑफ दिस बोथ फोर्सेस 0 प्लस के एक्स नॉट डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1/2 के एक्स नॉट। ये हमारे पास एवरेज फोर्स है। अब फोर्स तो एवरेज है। देखिए अब मैं इसको इस पोजीशन से मैं इसको लेकर आया हूँ पोजीशन ए तक। ये मेरे पास कौन सी पोजीशन थी स्टूडेंट्स, एक्सट्रीम पोजीशन थी। तो पोजीशन चेंज हुआ है। पोजीशन चेंज के अलोंग जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। अब वर्क डन का हमारे पास फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स यही फार्मूला होता है ना, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर जो हमने एवरेज फोर्स फाइंड किया वो था 1/2 के एक्स नॉट, और जो डिस्प्लेसमेंट था वो था एक्स नॉट। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। स्टूडेंट्स इट इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जब एम्पलीट्यूड था मीन पोजीशन से इसको ज़्यादा फासले तक हम लेकर गए थे, लेकिन मोस्टली केसेस में ज़्यादा फासला नहीं होता, कम फासला होता है। तो ये हमारे पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि एम्पलीट्यूड है। और अगर हमारे पास एम्पलीट्यूड की बजाय डिस्प्लेसमेंट होता तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ ऐसे हो जाती 1/2 के एक्स स्क्वायर। ये सिंपल रिलेशनशिप है पोटेंशियल एनर्जी का, और ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का जब हमारे पास एम्पलीट्यूड होता है। अब डियर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट को आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराया, तो उस दौरान उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी भी तो रही होगी, और काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसको आप कह दो इक्वेशन नंबर 1। अब आप v को देखो तो v किस चीज़ के इक्वल हो जाता है, एक्स नॉट स्क्वायर रूट के डिवाइडेड बाय m 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट स्क्वायर। ये हमारे पास v का फार्मूला है। हमने लास्ट टॉपिक में जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे मैस स्प्रिंग सिस्टम की सिंपल हार्मोनिक मोशन के हवाले से, तो वहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया था। तो v क्या है, एक्स नॉट स्क्वायर रूट के बाय m 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स हमने इसको पुट करना है इक्वेशन 1 के अंदर। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m वी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर लिया, एक्स नॉट स्क्वायर रूट के बाय m 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट स्क्वायर। स्टूडेंट्स आप देखें ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा m, यहाँ पे एक्स नॉट हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर इंटू के बाय m 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स m से m हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो अपने पास है वो होगी 1/2 के, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा के एक्स नॉट स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट स्क्वायर। अब हमने फाइंड करना है कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी और एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो मीन पोजीशन पे स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि x जो है वो इक्वल होता है 0 के, तो हमने x की जगह पर 0 को पुट किया। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर इंटू 1 माइनस 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट स्क्वायर। स्टूडेंट 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग 0,
बाकी क्या बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 के एक्स नॉट स्केयर। स्टूडेंट्स यहाँ पर मीन पोजीशन पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब हम चलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ कि एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी का इस तरह का मैटर होगा। सो एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पर x इज इक्वल टू एक्स नॉट। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला था वो कुछ इस तरह से था, 1/2 के एक्स नॉट स्केयर इंटू 1 माइनस एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट स्केयर। तो x की जगह पर हमने क्या पुट करना है स्टूडेंट्स, एक्स नॉट पुट करना है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 के एक्स नॉट स्केयर इंटू 1 माइनस x की जगह पर क्या पुट करना था, एक्स नॉट। सो x की जगह पर हमने क्या चीज़ प्लेस कर दिया, एक्स नॉट। तो आप देखिए ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे और जब दोनों डिवाइड होंगे तो आंसर 1 होगा। तो 1 माइनस 1 आंसर क्या होता है, 0 होता है। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 के एक्स नॉट स्केयर इंटू 1 माइनस 1, 0 एंड 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0। सो हमारे पास जो टोटल आंसर है काइनेटिक एनर्जी का स्टूडेंट्स वो किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए अब कंक्लूड करते हैं, हमारे पास ये एक्सट्रीम पोजीशन है, काइनेटिक एनर्जी 0 है। ये मीन पोजीशन है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। यहाँ पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जब मैक्सिमम थी तो स्टूडेंट्स कौन सी पोजीशन थी, एक्सट्रीम। और जो जब मिनिमम होगी हमारे पास तो उसका केस भी हम अभी ड्राइव कर लेते हैं, मीन पोजीशन। जब मीन पोजीशन होगी तो हमारे पास जो एक्स है वो 0 के इक्वल होगा और x जब 0 के इक्वल होगा तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 के। x की जगह पर हम 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। मतलब मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0, लेकिन उस वक्त काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। और एक्सट्रीम पोजीशन पे जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी तो काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 0। तो एनर्जी कंजर्वेशन का जो रिजल्ट हमारे पास निकला वो ये था कि टोटल जो एनर्जी है सिस्टम की वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। स्टूडेंट्स वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब कांस्टेंट कैसे रहती है वो अब हम देख लेते हैं। देखिए इनिशियली जो एनर्जी थी वो क्या थी, 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। पूरे रिलेशन में इसको यही रहना चाहिए, ये कन्वर्ट होती रहेगी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, दूसरी फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। अब आप देखें हमने टोटल एनर्जी फाइंड करना है। एनर्जी टोटल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 1/2 के एक्स स्क्वायर, हमने यहाँ पे पुट कर दिया 1/2 के एक्स स्क्वायर। और स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो ये ठहरा हुआ है 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट स्क्वायर। स्टूडेंट्स हमने 1/2 के एक्स स्क्वायर को इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना। देखिए हमारे पास ये वाला जो सिंबल है ये प्लस का है, ये जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। तो 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट स्क्वायर से। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। तो जो रिलेशन है वो कैसा है, एनर्जी टोटल इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 के एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक्स नॉट स्क्वायर से कैंसल हुआ, क्या बच रहा है के एक्स स्क्वायर। सो माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स पॉजिटिव वाला फैक्टर नेगेटिव वाले फैक्टर से कैंसल हो जाएगा। एनर्जी टोटल किस चीज़ के इक्वल आ जाएगी, 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। ये हमारे पास रिलेशन होगा एनर्जी टोटल के लिए। अब देखिए मेरे भाई
टोटल एनर्जी सिस्टम की कांस्टेंट है, जो हमने रिजल्ट में बताया, बस वो चेंज हो रही है। देखिए एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, तो हमारे पास एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाता है। मीन पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो होता है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाता है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। अब देखिए लास्ट ग्राफ के बाद टॉपिक को ख़त्म करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये पोजीशंस बना ली हमने, ये एक सिंपल स्ट्रेट लाइन है, ये मेन पोजीशन, ये नेगेटिव एक्सट्रीम और ये पॉजिटिव एक्सट्रीम। अगर आप देखें कि ये हमारे पास एनर्जी लाइन है, ये कौन सी लाइन है? एनर्जी लाइन के ऊपर की तरफ एनर्जी इंक्रीज हो रही है और नीचे की तरफ एनर्जी कम हो रही है। तो आप देखेंगे कि जब हमारे पास मेन पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो थी, तो उस वक्त काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी। तो कुछ इस तरह के ना हमें दो कर्व्स मिलेंगे, इस तरह से। ये वाला कर्व जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या थी? ज़ीरो थी मेन पोजीशन पे, तो वो क्या होगा? हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का होगा। और ये वाला कर्व कौन सा होगा? हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का होगा। स्टूडेंट्स, आप इस लेक्चर को नोट कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है फ्री ऑसिलेशन एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन इस तरह की ऐसी ऑसिलेशन होती है जिसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स बाहर से एक्ट ना कर रही हो, एक्ट ना कर रही हो। अगर एक्सटर्नल फोर्स बाहर से एक्ट नहीं कर रही तो ऐसी ऑसिलेशन को आप क्या कहते हो स्टूडेंट्स? फ्री ऑसिलेशन कहते हो। अब फ्री ऑसिलेशन में हमारे पास एग्जांपल ले ले आप एक सिंपल पेंडुलम की, उसके ऊपर आप एक जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ हो गई, उसका मैस m हो गया, ये मीन पोजीशन o हो गई। जब ये वाइब्रेशन कर रही है मीन पोजीशन के अलोंग, तो आप कंसीडर कर लें कि ये एक आइडियल केस है, इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही। जब इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी तो ऐसी ऑसिलेशन क्या कहलाएगी? फ्री ऑसिलेशन, विदाउट इन्फ्लुएंस ऑफ एनी टाइप ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन इसके कंपैरिजन में जो फोर्स ऑसिलेशन है उसके अंदर बाहर से आपके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स है सिस्टम के ऊपर वो एक्ट करती है। जब एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगी तो ऐसी ऑसिलेशन को आप क्या कहोगे? फोर्स ऑसिलेशन। अब इसका एग्जांपल लो, एक कमरा है, उसके अंदर हैवी मशीनरी आपने लगा दी है, वो मशीनरी जो है मूव कर रही है, तो मोमेंटम ट्रांसफ़र हो रही है, जो फैक्ट्री का फ्लोर है वो वाइब्रेट कर रहा है और ऊपर से और फोर्स पड़ रही है। जो इस तरह की ऑसिलेशन है आप उसे कहोगे फोर्स्ड ऑसिलेशन। अब हमारे पास जो सिस्टम परफॉर्म कर रहा होता है फोर्स्ड ऑसिलेशन, आप उस सिस्टम को कहते हो फिजिकल ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये एक ऐसा सिस्टम है जो परफॉर्म कर रहा होता है फोर्स्ड ऑसिलेशन को। डियर स्टूडेंट्स, एक और फिनोमिना है, वो है रेजोनेंस का। रेजोनेंस कब होती है? तो रेजोनेंस को समझे आप कि जब हमारे पास अप्लाइड फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस पड़ रही है, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाती है, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी बिकम्स इक्वल to one of the frequency of system, to one of the natural frequency of the system। तो आप इसको क्या कहेंगे? रेजोनेंस कहेंगे। स्टूडेंट्स, आप देखें ये एक फिक्स स्पॉट हमने बना ली, इसके साथ हमने दो स्ट्रिंग बांधे S1 और ये वाला जो स्ट्रिंग है ये क्या है हमारे पास S2, साथ में एक रॉड को बांधा। किसको बांधा? रॉड को। अब इसके साथ हमने सेम लेंथ के पेंडुलम्स बांध दिए, ये थोड़ी ज़्यादा लंबी लेंथ हो जाएगी, हाँ, ये उससे थोड़ा सा बड़ी बना ली हमने। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके साथ हमने एक पेंडुलम को बनाया सेम ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। आप इसको कह दें ए, इसको कह दें ए प्राइम, आप इसको कह दें बी, इसको कह दें बी प्राइम, आप इसको सी कह दें, इसको कह दें सी प्राइम। अब देखिए आप, ए पेंडुलम
और ए प्राइम पेंडुलम, इनकी लेंथ इक्वल है तो इनका टाइम पीरियड भी इक्वल होगा। सेम बी का बी प्राइम का इक्वल होगा, सेम सी का सी प्राइम का इक्वल होगा। टाइम पीरियड लेंथ की वजह से इनका इक्वल होगा। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आपको पता है 1/t। तो मैंने क्या किया डियर स्टूडेंट्स कि इस ए को ऐसे उठाया और छोड़ दिया। अब ये ए ऐसे मूव कर रहा है। जब ये मूव कर रहा था ए, तो इसकी वाइब्रेशन की वजह से अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी थी? अप्लाइड, ट्रांसफर होना शुरू हो गई इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर। जैसे ही इसके अंदर ये ट्रांसफर हुई तो वो मैच कर गई, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम के साथ मैच कर गई। तो ए प्राइम ने भी मूव करना शुरू कर दिया। तो हम क्या कहेंगे? रेजोनेंस हो गई है। क्या हो गई है? रेजोनेंस हो गई है। इसकी बड़ी बेहतरीन सी एक और एग्जांपल देता हूँ, रेडियो ट्यूनिंग की। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि रेडियो को, खैर अब तो ज़माना ख़त्म हो गया है, लेकिन जब रेडियो हुआ करते थे ना, तो उसके अंदर एक वेरिएबल कैपेसिटर लगा होता था, उसको ऐसे ट्यून किया जाता था। तो वो जो LC सर्किट है, कौन सा सर्किट होता था उसके अंदर? LC सर्किट। LC सर्किट में कैपेसिटर की फ्रीक्वेंसी को हम चेंज करते थे। कैपेसिटर से हम क्या करते थे? फ्रीक्वेंसी को चेंज करते थे। अच्छा जी, जब फ्रीक्वेंसी को हम चेंज करते थे तो वो फ्रीक्वेंसी क्या होती थी? फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। और बाहर से कौन सी फ्रीक्वेंसी आ रही होती थी? अप्लाइड। जब दोनों मैच हो जाती थी तो हम कहते थे रेजोनेंस हो गया है। वो हमें इंफॉर्मेशन जो उस चैनल पे आ रही थी, BBC न्यूज़ आ रहा था या कोई और चीज़ आ रही थी, तो वो हमें सुनाई देना शुरू हो जाती थी। तो ये रेडियो ट्यूनिंग भी बेस्ट एग्जांपल है किस चीज़ का? रेजोनेंस का। आमतौर पे आप में से जो लोग आर्मी पर्सन्स हैं या आर्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इस बात को देखें या अपने बड़ों से पूछ सकते हैं कि जब एक ब्रिज से सोल्जर्स परेड करते हुए पास हो तो ब्रिज कोलैप्स कर जाता है। तो वो बेशक पीछे से परेड करते हुए आ रहे हो, तो जैसे ही वो पहुंचते हैं ब्रिज के पास, उन्हें कहते हैं नॉर्मल वॉक करते हुए आप क्रॉस करें। क्योंकि जब इकट्ठे इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अप्लाइड होगा तो रिटर्न में रेजोनेंस की वजह से ये जो ब्रिज स्ट्रक्चर है वो ऑसिलेट करते हैं, तो ब्रिज जो है वो कोलैप्स कर सकता है। तो इस वजह से उन्हें कहा जाता है कि नॉर्मल वॉक से आप जाएं। रेजोनेंस का इस्तेमाल आमतौर पर ओवन्स के अंदर भी किया जाता है। आपको पता है ये जो ओवन्स हैं ये यूज़ होते हैं फूड कुक करने के लिए, और इनके अंदर जो रेडिएशन यूज़ की जाती है उनकी जो वेवलेंथ है वो लेस होती है और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है। अप्रॉक्सीमेटली 2450 मेगाहर्ट्ज़ तक फ्रीक्वेंसी होती है। अब इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्यों यूज़ की जाती है? क्योंकि एनर्जी का रिलेशन आपको पता है, E = HF, कि हाई एनर्जी रेज जाके हमारे मीट के ऊपर, हमारे फूड के ऊपर पड़े और उसके अंदर जो मौजूद कोवलेंट्स बॉन्ड है, कौन से बॉन्ड हैं? कोवलेंट बॉन्ड। वो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो और उनकी ब्रेकेज से जो हीट निकले उससे फूड क्या हो जाए? कुक हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था रेजोनेंस। रेजोनेंस के बाद हमारे पास है ऑसिलेशन। एक है हमारे पास फ्री ऑसिलेशन थी, एक फोर्स्ड ऑसिलेशन थी। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है डैम्प्ड ऑसिलेशन और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। इन दोनों को समझने से पहले हमें पता हो कि डैम्पिंग है क्या। डैम्पिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर सिस्टम का एम्पलीट्यूड कम होता जाता है। जैसे देखिए ये सिस्टम है ना, ये मूव कर रहा है ऐसे ऐसे, दूसरी दफ़ा ये उस पोजीशन से थोड़ा पीछे आया, फिर इधर तक, फिर एक पॉइंट पे आके ये रुक गया। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता इसका एम्पलीट्यूड कम होता गया ना, तो ये क्या हो गई? डैम्पिंग हो गई। जैसे आप इसको छोड़ दो, आहिस्ता आहिस्ता ये रेस्ट में आ गया, ऐसी बात है ना। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एम्पलीट्यूड कम हो जाता है आप उसे डैम्पिंग कहते हैं। सो डैम्पिंग इज अ प्रोसेस इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। अब आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। अब ये हो गई मैक्सिमम एक्सट्रीम, ये हो गई मिनिमम एक्सट्रीम। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम डियर स्टूडेंट्स, जो सिस्टम है उसका भाई मेरे एम्पलीट्यूड कम होता जाता है, सिस्टम का एम्पलीट्यूड कम होता जाता है और एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। अगर हम ग्राफ्स प्लॉट करें तो कुछ इस तरह से लाइन बनेगी, कुछ इस तरह से लाइन बनेगी, एम्पलीट्यूड क्या हो गया? उसका ज़ीरो हो गया। और जब डैम्पिंग की वजह से एम्पलीट्यूड कम हो रहा है तो ऐसी ऑसिलेशन को आप कहते हो डैम्प्ड ऑसिलेशन। ऐसी ऑसिलेशन को आप कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड
ऑसिलेशन जिसके अंदर सिस्टम का जो एम्पलीट्यूड है, कौन सी चीज़ है, एम्पलीट्यूड, वो क्या होता रहे स्टूडेंट्स, डिक्रीज होता रहे। तो ऐसी ऑसिलेशन क्या होगी, डैम्प्ड ऑसिलेशन होगी। और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन इसका अपोजिट है कि उसके अंदर हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है वो कम नहीं हो रहा होता। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो टॉपिक्स थे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड थे। लास्ट इंपॉर्टेंट बात है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, उसको एक ग्राफ बना के मैं डिस्कस करता हूँ और इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने ले लिया एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इस तरीके का कर्व बनेगा। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा एम्पलीट्यूड है, शार्पनेस क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ पे डैम्पिंग क्या होगी, लेस। यहाँ पे डैम्पिंग क्या होगी, मॉडरेट। और यहाँ पे डैम्पिंग क्या होगी, हाई। आप समझ रहे होंगे कि शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, यहाँ पे रिलेशन ड्राइव कर रहा हूँ, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस मतलब जहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो, उसका इनवर्स रिलेशन होता है किस चीज़ के साथ, डैम्पिंग के साथ। अगर डैम्पिंग ज़्यादा होगी तो शार्पनेस कम होगी, डैम्पिंग कम होगी तो शार्पनेस ज़्यादा होगी। डियर स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 7 ऑफ फिजिक्स फर्स्ट ईयर। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। तब तक अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।